हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी जो है आप लोगों की चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के विविध प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस सेट में जो है वह विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछा गया है। जैसे कि यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है, बीडीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया है और यूपी पुलिस में भी पूछा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1, चौथा ऑप्शन दिया गया है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा कि जो है 2 जो है कितने राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। तो जो है संघवाद संस्थागत तंत्र में तो 2 होती हैं। ठीक है, तो इसमें यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं जो आगे नया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है उस पर कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था। तो पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा ऑप्शन है 1996, तीसरा ऑप्शन है 1978, चौथा ऑप्शन है 1984। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ये हो जाएगा कि 1991 में जो है पहली बार जो है 108 संसदों द्वारा हस्ताक्षरित जो है प्रस्ताव पारित किया गया था या लाया गया था। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फिर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया 3, इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया वह 5 दिया गया, चौथा ऑप्शन दिया गया 4। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में जो है त्रिस्तरीय समिति लागू होती है, अर्थात 3 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय ... में शामिल है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया गया समवर्ती सूची, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है संघ सूची, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि अवशिष्ट सूची, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वह इसमें दिया गया है राज्य सूची। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि राज्य सूची के अंतर्गत जो है पशुधन और पशुपालन का विषय दिया गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 137, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 144, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 121, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है अनुच्छेद 157। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि अनुच्छेद 144 में जो है कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं जो आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया 12, दूसरा ऑप्शन दिया गया 15, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 20, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है 10। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि 20 जो है 20 प्रश्नों को जो है अधिकतम हम लोग मौखिक उत्तरों के लिए जो है पूछ सकते हैं इसमें, जो लोकसभा के विशेष दिन पर चर्चा होती है उसमें। फिर हम लोग चलते हैं जो आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है दिल्ली के उच्च न्यायालय को, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति को, तीसरा ऑप्शन है लोकपाल को, चौथा ऑप्शन दिया गया सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डी जो है सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के जो है यह अधिकार दिया गया है। फिर हम लोग चलते हैं आगे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है उपराष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त को, तीसरा ऑप्शन दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री को, चौथा ऑप्शन दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि जो राष्ट्रपति है
भारत का राष्ट्रपति वह जो है अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र देगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति को जो है वह अपना त्यागपत्र दे सकता है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से ... वर्ष या वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा कि 5 वर्षों तक जो है जारी रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का भाग चौथा स्पष्ट रूप से राज्य में निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सामान्य कार्य के लिए वेतन, दूसरा ऑप्शन दिया गया आजीविका के पर्याप्त साधन, इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया है कि नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि नौकरी पेशा महिलाओं के मातृत्व अवकाश के लिए जो है सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है, संविधान का जो चौथा भाग है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आगे कि निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन दिया गया गोवा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पांडुचेरी और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है दादर और नगर हवेली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन। तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन टैपिंग जो है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 25, तीसरा ऑप्शन 24, चौथा ऑप्शन दिया गया है 22। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि 21 में जो है फोन कॉल का दोहन अर्थात जो टाइपिंग करना है वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। फिर जो है हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है अगले क्वेश्चन पर कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है 39, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 41, तीसरा ऑप्शन दिया गया 18 और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है 22। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 31 सदस्य जो है नियुक्त किए जा सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री का क्या नाम है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे जो है पता चलेगा कि आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया आवागमन की स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन दिया गया है संघ बनाने का अधिकार, तीसरा ऑप्शन दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार, चौथा ऑप्शन दिया गया संपत्ति का अधिकार। तो इसमें से जो है जो संपत्ति का अधिकार है वह जो है भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया इसके अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान बनाया। दूसरा ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों या आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना या माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। तीसरा ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया है कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो इसमें से जो कथन नहीं सही है वह हो जाएगा सी ऑप्शन कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक
नोडल मंत्रालय की स्थापना करना बाध्यकारी बना दिया गया है। तो यह सही नहीं होगा, और जो तीनों हैं यह जो है तीनों सही हैं कि जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाने का प्रावधान है। फिर हम लोग चलते हैं अब जियोग्राफी के क्वेश्चन पर कि आप लोग बताइएगा कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अमरकंटक के पठार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है महाबलेश्वर के पठार, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, चौथा ऑप्शन दिया गया है त्रिम्बक पहाड़ियाँ से। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो आप लोग बताइएगा कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर चलते हम लोग आगे, जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पलामू पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है खासी पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है गारो पहाड़ियाँ, चौथा ऑप्शन दिया गया जयंतिया पहाड़ियाँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए कि पलामू पहाड़ियाँ जो है मेघालय पठार का जो है भाग नहीं है। तो इसका क्या राइट आंसर हो गया, तो इसका राइट आंसर पहला ही हो गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया दक्षिण पूर्वी मानसून, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून, इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है उत्तर पश्चिमी मानसून, चौथा ऑप्शन है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इसका जो राइट आंसर हो गया है वह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में जो है खरीफ फसल के को लेकर के आता है। फिर हम लोग चलते हैं आगे, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हैली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया 45 से 46 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 30 से 31 वर्ष, और जो तीसरा ऑप्शन है कि 85 से 86 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 75 से 76 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि 75 से 76 वर्ष की आवधिकता में होता है हैली धूमकेतु। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया ब्रक, दूसरा ऑप्शन है स्फीति, तीसरा ऑप्शन है स्फटिक, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया पायरॉक्सिन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दूसरा ऑप्शन स्फटिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यही राइट हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी जो है कहाँ का नृत्य है। तो कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति जो है भारत के किस राज्य से हुई है। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश से जो है कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो कहाँ से हुई है, कुचिपुड़ी से हुई है। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मोहिनीअट्टम जो है कहाँ किस राज्य का नृत्य है। तो इसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का क्या नृत्य है, तो ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। तो पहला ऑप्शन है शिवमोगा, दूसरा ऑप्शन है मंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है कारवार, चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि मंगलुरु से जो है नेत्रावती नदी बहती है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है कावेरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन दिया गया ताप्ती, चौथा ऑप्शन दिया गया है नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। फिर हम लोग चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है। पहला ऑप्शन दिया गया हिंद महासागर, दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, चौथा ऑप्शन है प्रशांत महासागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि प्रशांत महासागर में जो है द्वीप देश फिजी जो है स्थित है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है यह सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण द्वारा आयनित होता है, दूसरा ऑप्शन है यह समताप सीमा के ठीक ऊपर स्थित है, इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है
किसमें आवेशित कण होते हैं? चौथा ऑप्शन है पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पृथ्वी की ओर परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि यह समताप सीमा के ठीक ऊपर स्थित है, यही जो है रंग हो जाएगा। तो इसका यही उत्तर जो है सही हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 8वें भाग के, दूसरा ऑप्शन दिया गया 6ठे भाग के, इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है 10वें भाग के, चौथा ऑप्शन है कि चौथे भाग के। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि चौथे भाग के जो है बराबर चंद्रमा पर जो है किसी वस्तु का भार होगा, ठीक है, पृथ्वी के अनुसार। फिर हम लोग चलते हैं आगे। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन दिया गया है झारखंड, चौथा ऑप्शन दिया गया राजस्थान। इसके बाद जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पूरे भारत का, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सतपुड़ा श्रेणी जो है डॉट डॉट सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो पहला ऑप्शन दिया गया धूपगढ़, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अमरकंटक, तीसरा ऑप्शन दिया गया जारगा, चौथा ऑप्शन दिया गया दिलवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही राइट आंसर हो जाएगा कि जो धूपगढ़ है, धूपगढ़ जो है वह जो है सतपुड़ा श्रेणी की जो है सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा तांबा खनिज है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है हैलाइट, दूसरा ऑप्शन दिया गया हीमेटाइट, तीसरा ऑप्शन है बॉक्साइट, चौथा ऑप्शन है अजूराइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, अजूराइट जो है तांबा का खनिज है। अब हम लोग चलते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अकबर ने अपने पिता की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व किसको दिया था? पहला ऑप्शन दिया गया है मरियम उज़ ज़मानी, दूसरा ऑप्शन जगत गोसाई बेगम, तीसरा ऑप्शन है जोधा बेगम, चौथा ऑप्शन दिया गया है गुलबदन बेगम। तो जो है इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि गुलबदन बेगम जो है वह हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व इनको अकबर ने दिया था, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अकबर के पुत्र का क्या नाम था, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक डॉट 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 एक मोरक्को यात्री था जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान जो है भारत आया था। तो पहला ऑप्शन है निकोलोई, दूसरा ऑप्शन है इब्न बतूता, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है सांग ही, चौथा ऑप्शन है राल्फिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि इब्न बतूता जो है एक मोरक्को यात्री था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसकी पुस्तक का क्या नाम है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर चलते हैं अगले। एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? तो पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, चौथा ऑप्शन दिया गया है सर चार्ल्स मेटकाफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगी कि रॉबर्ट क्लाइव जो है एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल का राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्ति की गई। तो फिर हम लोग चलते हैं आगे कि डॉट 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 वंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया, यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह कौन सा वंश हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया गया है कि गुलाम वंश, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तुगलक वंश, इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है खिलजी वंश, चौथा ऑप्शन है लोधी वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश जो है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप लोग ये बताइएगा कि गुलाम वंश के बाद किस वंश ने जो है दिल्ली पर शासन किया था, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर कि कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया जिसका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है पद्मावत, दूसरा ऑप्शन है राजतरंगिणी, तीसरा ऑप्शन है तारीख फिरोज शाही, चौथा ऑप्शन है नूह सिपाहर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़ के द्वारा रचित जो पुस्तक है वह राजतरंगिणी थी। क्या थी? तो राजतरंगिणी थी। आप लोग बताइएगा कि पद्मावत के रचयिता अर्थात पद्मावत के लेखक का क्या नाम है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग
में हुआ था। तो यह कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 13 अप्रैल 1919, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि 13 अगस्त 1867 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन दिया गया 17 मार्च 1919, चौथा ऑप्शन दिया गया 4 मई 1929। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला ही हो जाएगा कि 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। यह जो है जनरल डायर के आदेश पर जो है गोली यहाँ पर चली थी। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर कि मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेन्सहर्ट के द्वारा जो है केसर हिंद का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है इनको केसर हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको केसर हिंद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब हुआ? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 15 सितंबर 1765, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 25 मई 1745, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 23 जून 1757। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है कि 21 जून 1780। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि 23 जून 1757 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आगे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1883 में डाड के द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद में रहा था। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड रिपन, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो जो यह बिल पास किया गया था वह लॉर्ड रिपन के द्वारा पास किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा विवादास्पद कदम था। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर कि अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर इनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो यह क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया शिशुपाल वध, दूसरा ऑप्शन दिया गया बुद्धचरित, तीसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र, चौथा ऑप्शन है किराता जुनीय जो है इसका जो चौथा ऑप्शन है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत थी और दूसरी जो है दीवानी अदालत थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला ही हो जाएगा कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है भारत के प्रत्येक जिले में 2 अदालतों का निर्माण किया गया। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि 1756 ईस्वी में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो पहला ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान, दूसरा ऑप्शन है सिराजुद्दौला, तीसरा ऑप्शन है मीर जाफर, चौथा ऑप्शन है सुजान खान। तो जो है अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद जो है सिराजुद्दौला जो है यह जो है बंगाल का नवाब बना था और यह 1757 में सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध भी हुआ था। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी वज्र सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो डाट कहलाता है। तो वह क्या था? वह गण या संघ था कि समाजवाद था कि लोकतंत्र था कि पंचायती था? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि गण या संघ जो है उसी के अधीन क्या था? मगध था। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था लेकिन जो है वह गण या संघ के अधीन था। फिर हम लोग आगे चलते हैं जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया? तो पहला ऑप्शन है 1923, दूसरा ऑप्शन है 1906, तीसरा ऑप्शन है 1917, चौथा ऑप्शन है 1911। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1911 में जो है किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज ग्रहण किया था। फिर हम लोग चलते हैं आगे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो पहला ऑप्शन दिया गया 1782 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है
1771 तीसरा ऑप्शन दिया गया है। 1758 चौथा ऑप्शन दिया गया है। 1769 तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा कि 1782 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच जो है संधि हुई थी, सालभाई की संधि। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं जो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मुश्किल से जो है 10 से 15 प्रश्न होंगे बस, इसके बाद जो है वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया कच्छप, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अस्थिकंद, इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया गया वह दिया गया अंध्रात्र, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया अनुत्तरिक, इसके बाद जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कैसिकम अर्थात अन्धात्र जो है, अंध्रात्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है कि दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया सीमेटम, दूसरा ऑप्शन दिया गया डेंटिन, तीसरा ऑप्शन दिया गया पल्प, चौथा ऑप्शन दिया गया इनेमल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला ही हो जाएगा, सीमेटम के द्वारा जो है दांत के जो है जड़ को आच्छादित होता है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है शरीर के रोम बाल उत्पन्न करना, दूसरा ऑप्शन है कि वृद्धि संबंधी हार्मोन उत्पन्न करना, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि त्वचा का रंग उत्पन्न करना, चौथा ऑप्शन दिया गया है पसीना उत्पन्न करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इकाइन ग्रंथियाँ का प्रमुख कार्य क्या है कि पसीना उत्पन्न करना इसका प्रमुख कार्य है। फिर हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है कि पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया गया है जिम्नोस्पर्म, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ब्रायोफाइटा, और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया थैलोफाइटा, चौथा ऑप्शन दिया गया टेरिडोफाइटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो है फर्न और फर्न सहयोगी समूह से संबंधित है। फिर चलते हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पर कि मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानो। तो पहला ऑप्शन दिया गया यकृत, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वृक्क, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्लीहा, चौथा ऑप्शन दिया गया मूत्राशय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह वृक्क हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं जो अगला क्वेश्चन दिया गया कि थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया आधान, दूसरा ऑप्शन दिया गया उष्मायन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है किण्वन, चौथा ऑप्शन दिया गया स्कंदन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, स्कंदन के द्वारा जो है रक्त का थक्का जो है बंद होता है। तो आप लोग ये बताइए कि किसकी कमी से जो है रक्त का थक्का जो है बंद नहीं होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रक्त का थक्का जो है जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उस व्यक्ति को रक्त जो है उसका बंद नहीं होता, अमूमन जो है 2 से 3 या 4 मिनट में जो है रक्त जो है बंद हो जाता है बहना स्कंदन के द्वारा। फिर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिका को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। पहला ऑप्शन है एक्टिन, दूसरा ऑप्शन है कैराटीन, तीसरा ऑप्शन है कोलेजन, चौथा ऑप्शन है इलेस्टीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, कैराटीन जो है वह प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। फिर हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया केशिकाएँ, दूसरा ऑप्शन धमनियाँ, तीसरा ऑप्शन है पट, चौथा ऑप्शन है नसें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि धमनियाँ जो है रक्त वाहिकाओं के जो है रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि एक कोशिका जो है एक जीवित कोशिका को संपूर्ण अवयव के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया प्रोटोप्लाज्म, दूसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी चमड़िका पेशी कहाँ स्थित है उसके वजन के आधार पर। तो पहला ऑप्शन दिया गया जबड़ा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जांघ, तीसरा ऑप्शन दिया गया है हाथ और चौथा ऑप्शन दिया गया हाथ छाती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा जबड़ा। तो आप लोग बताइएगा कि मनुष्य के शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। पहला ऑप्शन दिया गया आमाशय, दूसरा ऑप्शन दिया गया मुंह,
तीसरा ऑप्शन दिया गया छोटी आंत। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है बड़ी आंत। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा छोटी आंत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भोजन का पाचन जो है छोटी आंत में पूरी तरीके से हो जाता है। फिर चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टेरिडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं। तो पहला ऑप्शन है बीजाणुओं के द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया बीजों की सहायता से, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कलिकाओं की सहायता से और चौथा ऑप्शन दिया गया है पराग कणों की सहायता से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा कि बीजाणुओं के द्वारा जो है टेरिडोफाइटा प्रजनन करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में हिचकी सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तित के कारण होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है डायफ्राम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लार्निक्स अर्थात कंठनली, तीसरा ऑप्शन दिया गया लंग्स अर्थात फेफड़ा, चौथा ऑप्शन दिया गया श्वास नली अर्थात ट्रैकिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डायफ्राम। तो मध्यपट के बीच जो है हिचकी जो है शिफ्टिंग के कारण होता है, परिवर्तन के कारण होता है। फिर चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है के, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए विटामिन, तीसरा ऑप्शन दिया गया सी और इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पानी में घुलनशील और दूसरे जो इसके अलावा विटामिन है उसको भी आप लोग बताइएगा। और आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि विटामिन सी जो है किस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है। फिर आगे चलते हैं कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है अर्थात समागम होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्पर्म, दूसरा ऑप्शन है एम्ब्रियो, तीसरा ऑप्शन है ओवम, चौथा ऑप्शन है जाइगोट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाइगोट हो जाएगा कि युग्मनज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से जो है आप लोगों को डेली हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों का इसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ। जय हिंद, जय भारत।